फ्रेंड्स, जैसा कि हम पिछली 2-3 क्लासेस से प्रिजर्वेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो आज की इस क्लास में हम करेंगे ऑल इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट प्रिजर्वेशन, जिसमें हम स्टडी करेंगे प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। शुरू हम सबसे पहले डेफिनेशन से करेंगे। तो यह डेफिनेशन आप पिछली क्लास में भी देख चुके हो, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। Food preservation is the science which deals with the method of prevention of decay or spoilage of food and allow food to store in a fit condition or for future use. It is the art and science of keeping food for longer time without deterioration in quality. तो फ्रेंड्स, इस डेफिनेशन से हमने समझ लिया है कि फूड प्रिजर्वेशन जो है वह एक आर्ट और साइंस है, जिसके द्वारा हम फूड को बिना डिटेरियोरेशन हुए लॉन्गर टाइम तक हम उसको स्टोर कर सकते हैं फिट कंडीशन में। तो अब शुरू करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन। तो इसके 3 मुख्य सिद्धांत है। कौन कौन से हैं? पहला है प्रिवेंशन और डिले ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन। दूसरा है प्रिवेंशन और डिले ऑफ सेल्फ डिकम्पोजिशन ऑफ द फूड। और तीसरा आता है प्रिवेंशन ऑफ डैमेज बाय इंसेक्ट, एनिमल एंड मैकेनिकल कॉजेज। तो फ्रेंड्स, इन तीनों प्रिंसिपल का हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसी में देख लेते हैं। जो थर्ड प्रिंसिपल है, ये हमें क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस, ये जो प्रिजर्वेशन है वह इंसेक्ट, एनिमल और मैकेनिकल कॉजेज से जो फूड डैमेज होता है उसको प्रिवेंट करता है। तो आगे हम इन दोनों प्रिंसिपल को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला प्रिंसिपल, प्रिवेंशन और डिले ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन। यानी इससे हमने क्या समझा है कि जो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन है, यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो विघटन होता है, उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे डिले कर सकते हैं। तो इसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं, इन्हीं को यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले है असेप्सिस, यानी कीपिंग आउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों को दूर रखना ही असेप्सिस है। दूसरा है फिल्ट्रेशन, यानी रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर नेक्स्ट है हिंडरिंग द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय द यूज ऑफ केमिकल, एनारोबिक कंडीशन, लो टेम्परेचर। और फिर लास्ट में आता है किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय हीट ट्रीटमेंट एंड रेडिएशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जितने भी शब्द आए हैं, यह सभी जो है वह प्रिजर्वेशन के मेथड है। जैसे कि असेप्सिस है, फिल्ट्रेशन है, यूज ऑफ केमिकल है, एनारोबिक कंडीशन, लो टेम्परेचर, तो और इसी तरह हीट ट्रीटमेंट और रेडिएशन। तो फ्रेंड्स, असेप्सिस में हमने क्या किया है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दूर रखा है। इसी तरह फिल्ट्रेशन के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रिमूवल किया जा सकता है। और इसी तरह जो केमिकल है, एनारोबिक कंडीशन है, लो टेम्परेचर होता है, इसके द्वारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और एक्टिविटी है उसको हिंडर किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। और इसी तरह जो हीट ट्रीटमेंट और रेडिएशन जो होता है, इसके द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली किल किया जा सकता है। अब दूसरा प्रिंसिपल है प्रिवेंशन और डिले ऑफ सेल्फ डिकम्पोजिशन ऑफ द फूड। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास फूड मटेरियल होता है उसमें कुछ समय के बाद सेल्फ डिकम्पोजिशन होने लग जाता है, यानी वो अपने आप ही उसमें विघटन होने लग जाता है। तो इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? इसके लिए हमको क्या करना है कि जो एंजाइम्स होते हैं उनको या तो डिस्ट्रक्शन करना होगा या इनएक्टिवेशन करना होगा। यानी उनको जो एंजाइम है या तो उनको नष्ट कर देना है या उनको निष्क्रिय कर देना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है? ब्लांचिंग की क्रिया करनी है। तो ब्लांचिंग की क्रिया जो मुख्यतः किसमें की जाती है? कॉलीफ्लावर में की जाती है। इसी तरह दूसरा आता है प्रिवेंशन और डिले ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी जो फूड मटेरियल है उसके अंदर होने वाली जो केमिकल रिएक्शन है उसको डिले कर देना या रोक देना। इसके लिए एंटीऑक्सीडेशन की प्रोसेस की जाती है। तो आगे हम इसी को डिटेल में देखेंगे इन सबको। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिजर्वेशन के अब मेथड शुरू हो गए हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे असेप्सिस। असेप्सिस का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं रहना, या प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रोब्स। तो एसेप्सिस का मतलब है कि जो फूड मटेरियल है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को ही रोक देना,
इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमको जो हमारे पास फूड मटेरियल है उसकी ग्रेडिंग या ट्रांसपोर्टिंग या पैकिंग जो भी करते हैं, उस समय हमको जनरल जो क्लीनलीनेस कंडीशन है उसको मेंटेन करना है। और इसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है कि जो प्रोसेसिंग करते हैं उससे पहले जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनकी वॉशिंग और वाइपिंग करना जरूरी है। तो इससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वह फूड मटेरियल से दूर रहेंगे और यही एसेप्सिस कहलाता है। फिर आता है दूसरा मेथड, प्रिजर्वेशन बाय हाई टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स, जो टेम्परेचर से रिलेटेड जो प्रिजर्वेशन के मेथड है इसको हमने डिटेल में पिछले वीडियो में किया है, वहाँ पर आप इसको बहुत अच्छी तरह से डिटेल में कर सकोगे, तो प्लीज़ उसको आप ज़रूर देखना। यहाँ पर एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दिया जा रहा है। तो इसमें आता है प्रिजर्वेशन बाय हाई टेम्परेचर, यानी उच्च तापक्रम के द्वारा हम कैसे परिरक्षण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो फ्रूट्स होते हैं उनको 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर प्रोसेस्ड किया जा सकता है, लेकिन जो वेजिटेबल्स होती है उनके लिए 115 से 121 डिग्री टेम्परेचर जो है वह उपयुक्त माना गया है, क्योंकि जो फ्रूट्स होते हैं वह एसिडिक नेचर के होते हैं, तो उनमें जो एसिडिटी है वह प्रिजर्वेशन का काम करती है। लेकिन जो वेजिटेबल्स होती है, टोमेटो को छोड़कर सारी वेजिटेबल्स जो एल्कलाइन नेचर की होती है, तो इसलिए यहाँ पर प्रिजर्वेशन का टेम्परेचर ज़्यादा रखना पड़ता है, 115 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन जरूर आता है कि वेजिटेबल का जो प्रिजर्वेशन है वो किस टेम्परेचर पर कर सकते हैं, फ्रूट का किस पर कर सकते हैं। इसी तरह हाई टेम्परेचर प्रिजर्वेशन में दो तरह से प्रिजर्वेशन किया जा सकता है, एक तो पास्चुराइजेशन के द्वारा और दूसरा है स्टेरिलाइजेशन के द्वारा। तो पास्चुराइजेशन क्या होता है, इट इज़ द हीटिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस एट 85 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स। तो फ्रेंड्स, जो पास्चुराइजेशन है इसमें जो हीटिंग का टेम्परेचर है वह बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, यानी बॉइलिंग टेम्परेचर से कम रखा जाता है, और यह 85 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 30 मिनट के लिए। तो इसमें क्या होता है कि जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वही किल होते हैं, और जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फूड के अंदर बने रहते हैं। तो ये जो पास्चराइजेशन की टर्म है इसको किसने बताया था, लुइस पास्चर ने 1864 में बताया था। इसी तरह दूसरा हाई टेम्परेचर का प्रिजर्वेशन का मेथड है स्टरलाइजेशन। तो इसमें क्या करते हैं कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं उनको 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, तो इससे जो बेनिफिशियल और हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वह भी नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार फिर कह रही हूँ कि इससे रिलेटेड आप डिटेल में वीडियो देखना चाहोगे तो वो आप पीछे की क्लास देख सकते हो, उसमें बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है। अब देखते हैं प्रिजर्वेशन बाय लो टेम्परेचर। तो निम्न तापक्रम के द्वारा क्या किया जाता है, जो प्रिजर्वेशन है वह अलग अलग तरीके से किया जाता है, जैसे कि फ्रीजिंग के द्वारा, सेलर स्टोरेज के द्वारा, रेफ्रिजरेशन और चिलिंग के द्वारा। इसी तरह एक और मेथड है इसमें क्रायो प्रिजर्वेशन। तो फ्रीजिंग जो है इसमें जो टेम्परेचर होता है वह जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उससे नीचे टेम्परेचर पर जो फूड मटेरियल है उसको प्रिजर्व किया जाता है, यानी -18 से -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फूड को प्रिजर्व किया जाता है। तो इसमें फ्रीजिंग प्रिंसिपल जो है वह क्रिस्टलाइजेशन पर बेस्ड है। अब देखते हैं दूसरा लो टेम्परेचर का मेथड सेलर स्टोरेज। तो जो सेलर स्टोरेज का टेम्परेचर है वह 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और यह मोस्टली ट्यूबर क्रॉप्स जो अंडर ग्राउंड स्टोरेज बनाए जाते हैं वहाँ पर ट्यूबर क्रॉप्स का स्टोरेज किया जाता है विंटर सीजन में। इसी तरह रेफ्रिजरेशन और जो चिलिंग है उसमें टेम्परेचर 0.5 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रखा जाता है। तो लो टेम्परेचर के द्वारा जो प्रिजर्वेशन है उसके ऊपर भी एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी आप पीछे की क्लास में देख सकते हो। अब है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब है जब हम फूड मटेरियल को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रिजर्व करते हैं तो इसे ही हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। अब देखते हैं प्रिजर्वेशन बाय केमिकल्स। तो फ्रेंड्स,
केमिकल्स के द्वारा हम फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हमारा डिटेल्ड एक क्लास है, उसको आप देख सकते हो। और इससे रिलेटेड जो क्लास है इसका डिस्क्रिप्शन आपको मेरे जो इसके लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा वीडियो के, तो आप उसको ज़रूर देखना। तो प्रिजर्वेशन बाय केमिकल्स, इसमें दो तरह के जो केमिकल्स हैं उसके द्वारा प्रिजर्व किया जाता है फूड मटेरियल को, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड के द्वारा और सोडियम बेंजोएट के द्वारा। तो फ्रेंड्स, जो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है इसको एब्रीवेट फॉर्म में देखें तो इसे KMS बोलते हैं, और इसकी अपर लिमिट जो है वह 500 ppm तक होती है। यानी जो फूड प्रोडक्ट है उसमें 500 ppm या 0.05% तक इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो सल्फर डाइऑक्साइड जो है फॉर्म वह प्रिजर्वेशन करता है, और इसे जो कलरलेस फ्रूट जूस और पल्प होते हैं उसके अंदर प्रिजर्वेटिव की तरह काम में लिया जाता है। दूसरा आता है सोडियम बेंजोएट। तो फ्रेंड्स, जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उसमें सोडियम बेंजोएट की मात्रा 700 ppm या 0.07% तक ही रखी जाती है, इससे अधिक नहीं रखनी है। और इस सोडियम बेंजोएट में जो बेंजोइक एसिड होता है वह प्रिजर्वेशन का काम करता है, और सोडियम बेंजोएट का प्रयोग कलर्ड नॉन एसिड फ्रूट के अंदर किया जाता है। अब देखते हैं प्रिजर्वेशन बाय ड्राइंग, यानी सुखाने के द्वारा प्रिजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। रिमूवल ऑफ मॉइस्चर बाय अप्लाइंग हीट इज कॉल्ड ड्राइंग। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? मॉइस्चर रिमूवल टू स्टॉप माइक्रोबियल ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है, तो जब वो मॉइस्चर ही नहीं रहेंगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ से पनपेंगे। तो यह जो मेथड है वह इसी पर बेस्ड है। तो जो ड्राइंग है वह दो तरह से की जाती है, सुखाना जो है दो तरह से किया जा सकता है, सन ड्राइंग और मैकेनिकल ड्राइंग। तो जो सन ड्राइंग है वह पॉपुलर और ओल्डेस्ट मेथड है। इसी तरह जो मैकेनिकल ड्राइंग है वह एक रैपिड प्रोसेस है। इसमें जो फ्रूट्स और वेजिटेबल है उनको सुखाने की क्रिया जो है वह कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर के अंदर की जाती है। और यह जो ड्राइंग मेथड है वह किसके अंतर्गत बेनिफिशियल रहता है? यह रेजिन, जिसको हम किसमिस कहते हैं, ग्रीन पी और मैंगो के जो प्रिजर्वेशन में बेनिफिशियल रहता है। इसी तरह जो जूस का प्रिजर्वेशन है वह भी ड्राइंग के द्वारा किया जा सकता है, और इसमें जो जूस है वह पाउडर की फॉर्म में प्रिजर्व रहता है। तो फ्रेंड्स, जो ड्राइंग की क्रिया की जाती है उसमें एक सल्फरिंग की प्रोसेस की जाती है, जिससे प्रोडक्ट में डिस्कलरेशन नहीं होती है। इसके लिए जो हमारा फूड मटेरियल है उसमें 60 to 70 मिनट तक जो सल्फर है उसकी बर्निंग की जाती है एक लिमिटेड अमाउंट में। अब देखते हैं प्रिजर्वेशन बाय फिल्ट्रेशन, यानी छानने के द्वारा प्रिजर्वेशन। तो इसमें जो जूस है जूस का फिल्ट्रेशन किया जाता है। जो सॉफ्ट ड्रिंक है या फ्रूट जूसेस है उसमें फिल्ट्रेशन के द्वारा प्रिजर्वेशन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, कुछ स्पेशल फिल्टर्स भी होते हैं जो कि यीस्ट और बैक्टीरिया को हटा देते हैं प्रोडक्ट से। तो यह सब फिल्ट्रेशन के अंतर्गत आता है। अब आता है प्रिजर्वेशन बाय कार्बोनेशन। तो कार्बोनेशन होता क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग CO2 इन बेवरेजेस। यानी जितने भी पेय पदार्थ होते हैं उनके अंदर जब हम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को डिजोल्व करते हैं तो इसी को हम कार्बोनेशन कहते हैं। इट इम्पार्ट एसिडिटी इन प्रोडक्ट एंड रिड्यूस ऑक्सीडेशन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, ब्राउनिंग, मोल्ड एंड यीस्ट ग्रोथ ड्यू टू एनारोबिक कंडीशन। तो जैसे ही प्रोडक्ट में CO2 डिजोल्व कर दी जाती है तो इससे क्या होता है कि उस प्रोडक्ट में एसिडिटी आ जाती है, जिसके कारण एस्कॉर्बिक एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, ब्राउनिंग नहीं होती है, और जो मोल्ड और यीस्ट है उनकी भी ग्रोथ नहीं हो पाती है, क्योंकि इनके लिए एरोबिक कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जैसे ही CO2 आएगी वहाँ पर अनएरोबिक कंडीशन आ जाएगी, जिससे उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, जो बेवरेजेस होते हैं उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट रिमूवल कितने CO2 के द्वारा किया जा सकता है? CO2 14.6 ग्राम पर लीटर के प्रयोग के द्वारा प्रोडक्ट में से कंप्लीट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इनहिबिशन किया जा सकता है। अब देखते हैं प्रिजर्वेशन बाय शुगर। तो फ्रेंड्स, हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर जो है वह ऑस्मोसिस का काम करती है। यह जो शुगर होती है वह
प्रोडक्ट में से जो मॉइस्चर है उसको ऑब्जर्व कर लेती है और बहुत ही कम वाटर लेफ्ट रखती है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है उनके ग्रोथ के लिए सफिशिएंट मॉइस्चर नहीं मिल पाती है, इसलिए वह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं। तो शुगर के द्वारा प्रिजर्व प्रोडक्ट हैं जैम, जेली, मार्मलेड, प्रिजर्व, आगरा पेठा या जो ग्लेज्ड फ्रूट है, कैंडी है, वह सब प्रिजर्वेशन बाय शुगर के अंतर्गत आते हैं। तो जैम में अगर TSS देखें या शुगर जो है 68% तक पाई जाती है। तो फ्रेंड्स अब हम शुगर में के द्वारा प्रिजर्वेशन देख रहे हैं, तो वहाँ पर कैरेमलाइजेशन नाम की एक प्रोसेस भी आपको दिखाई देगी। तो कैरेमलाइजेशन क्या होता है? When sugar heated beyond their melting point decompose and form a brown mass is known as caramel। तो फ्रेंड्स जब हम शुगर को उसके मेल्टिंग पॉइंट से अबोव तक ले जाते हैं, वो मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा गर्म करते हैं, तो ये जो शुगर है वह डिकम्पोज हो जाती है और ब्राउन कलर का प्रोडक्ट बनाती है, जिसको हम कैरेमल कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम कैरेमलाइजेशन कहते हैं और यह हमेशा हाई टेम्परेचर पर ही होती है। अब देखते हैं प्रिजर्वेशन बाय फर्मेंटेशन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फर्मेंटेशन क्या होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा जब कार्बोहाइड्रेट का विघटन किया जाता है तो इसी प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। तो फर्मेंटेशन ही एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डोनर और एक्सेप्टर दोनों ही ऑर्गेनिक होते हैं। यह प्रिजर्वेशन का ओल्डेस्ट मेथड है। तो इसमें जो फूड है वह कैसे प्रिजर्व होता है? फर्मेंटेशन की प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वह अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं जो कि फूड को प्रिजर्व करते हैं। तो इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो फर्मेंटेड बेवरेजेस, बियर, विनेगर, पिकल्स जो है वह फर्मेंटेड प्रोडक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इसमें एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें तो जो ग्रेप वाइन है वह ओल्डेस्ट एग्जाम्पल है फर्मेंटेशन का। ग्रेप वाइन में अल्कोहल जो है 7 से लेकर 20% तक पाई जाती है। इसी तरह वाइन जो होती है उसमें अल्कोहल परसेंट जो है 13 से लेकर 20% होती है। और अगर एग्जैक्ट अल्कोहल पूछे वाइन में तो यह 14% होती है। तो फ्रेंड्स एग्जाम में यह दोनों ही ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन आ सकता है। इसी तरह जो एसिटिक एसिड होती है वह 2% की मात्रा में स्पॉइलेज को प्रिवेंट कर सकती है। अब देखते हैं प्रिजर्वेशन बाय सॉल्ट। तो फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि शुगर और सॉल्ट का हाई कंसंट्रेशन जो है वह ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल पर काम करता है। तो यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को नहीं होने देता है। तो जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वह 15 से 25% होने पर यह प्रिजर्वेशन का काम करता है। और अगर हम पिकल का प्रिजर्वेशन देखें तो पिकल के लिए सॉल्ट कंसंट्रेशन 15 से 25% सफिशिएंट रहता है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और यह एंजाइमेटिक ब्राउनिंग और डिस्कलरेशन को रोक देता है। अब देखते हैं प्रिजर्वेशन बाय एसिड। तो फ्रेंड्स एसिड में अगर देखें तो जो फूड का प्रिजर्वेशन है उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड को काम में लेते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड। तो एसिटिक एसिड जो है विनेगर में पाया जाता है, यह अप टू 2% तक अगर काम में लिया जाए तो यह प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। इसी तरह सिट्रिक एसिड यानी लाइम जूस जो है वह जैम और जेली में ऐड किया जाता है ताकि मोल्ड ग्रोथ को रोका जा सके। और लास्ट आता है लैक्टिक एसिड। अब देखते हैं प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड स्पाइसेस। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं कि जो मोल्ड और यीस्ट होते हैं उनको ग्रोथ करने के लिए एरोबिक कंडीशन की ज़रूरत होती है। तो जब हम ऑयल को यूज़ करेंगे प्रोडक्ट के अंदर तो इसे वहाँ पर एनारोबिक कंडीशन हो जाएगी और वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इसी तरह स्पाइसेस जैसे कि टर्मरिक है या एस्पेटिडा है वह बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट रखते हैं और जो प्रोडक्ट होता है उसमें फ्लेवर लाते हैं। तो अगर हम ऑयल और स्पाइसेस का यूज़ करेंगे तो उसके द्वारा भी हम फूड मटेरियल को प्रिजर्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अब ऑयल और स्पाइसेस से प्रिजर्वेशन का देख रहे हैं तो यहाँ पर आपसे पिकल से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा पिकल जो है रैंकिंग में अच्छा माना गया है या वर्ल्ड वाइड देखें तो जो
कुकुम्बर का पिकल है वह फर्स्ट रैंक पे रखता है, कॉलीफ्लावर पिकल सेकंड रैंक पे है, और मैंगो जो है थर्ड रैंक पे आता है। अब देखते हैं प्रिजर्वेशन बाय एंटीबायोटिक्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एंटीबायोटिक्स क्या आता है। मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव जर्मिसाइडल इफेक्ट एंड इट इज नोन एज एंटीबायोटिक्स। फ्रेंड्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनते हैं वह जर्मिसाइडल इफेक्ट रखते हैं, यही एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। तो अलग अलग एंटीबायोटिक्स कौन कौन से हैं जो यूज किए जाते हैं प्रिजर्वेशन में, इसके एग्जांपल है निसिन, सप्टेलिन और पाइमेरिसिन। तो इनको सभी को अलग अलग फूड प्रोडक्ट में काम में लिया जाता है। जैसे निसिन है या नाइसिन जो है वह टोमेटो और मिल्क प्रोडक्ट में काम में लिया जाता है। सप्टेलिन जो है उसको कॉर्न, पी और एस्पेरेगस के अंदर प्रिजर्वेशन में काम में लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है उसको एंटीऑक्सीडेंट्स एस्कॉर्बिक एसिड का प्रयोग करते हुए चेक किया जा सकता है ऑक्सीडेशन को। अब देखते हैं प्रिजर्वेशन बाय रेडिएशन यानी विकिरणों के द्वारा परिरक्षण। तो यह एक रिसेंटली डेवलप्ड मेथड है। इसमें अलग अलग जो अल्फा, बीटा या गामा किरणें हैं उनके द्वारा प्रोडक्ट को प्रिजर्व किया जाता है। जब हम प्रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर कैनिंग और बोटलिंग की भी बात आती है। तो यहाँ पर आपको कैनिंग और बोटलिंग में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट जो टेम्परेचर से रिलेटेड फैक्ट है उनको बताया जाएगा। तो जो कैनिंग की प्रोसेस है उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है मोस्टली कैसे डैमेज होते हैं, वह फ्लैट सार के द्वारा डैमेज होते हैं, बेसिलस स्पीसीज के द्वारा डैमेज हो जाते हैं। तो जब कैनिंग की बात कर रहे हैं तो कैनिंग का मतलब है जो हम इसके अंदर प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए जो केन्स लेते हैं यानी जो डिब्बे लेते हैं वो किस तरह से होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो इसमें जो केन है वो अलग अलग तरह के होते हैं, RNML केन, CNML केन। तो RNML जो कैंस होते हैं वह एसिड रेजिस्टेंट कैंस होते हैं और ये फ्रूट के डिब्बाबंदी के लिए काम में लिए जाते हैं। इसी तरह जो CNML कैंस होते हैं वह सल्फर रेजिस्टेंट कैंस होते हैं और इनको वेजिटेबल्स की पैकिंग में काम में लिया जा सकता है। इसी तरह H-स्वेल या हाइड्रोजन स्वेल नाम सुना होगा, तो यह एक केमिकल रिएक्शन होती है। इसमें जो डिब्बाबंद प्रोडक्ट होते हैं वो उसमें डिब्बे जो स्वेलिंग कर जाते हैं। इसी तरह अब कैनिंग में टेम्परेचर की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, यह जो टेम्परेचर लिमिट है वह हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो इसको आप ध्यान से देखोगे कि जो हम डिब्बाबंदी कर रहे हैं, जो फ्रूट्स के हम डिब्बाबंदी कर रहे हैं, तो उसमें सिरपिंग टेम्परेचर कितना है, 79 से 82 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जो फ्रूट प्रोडक्ट है उसमें जो हम चीनी का घोल डालते हैं उसका तापक्रम 79 से 82 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और फिर जो एग्जॉस्टिंग टेम्परेचर होता है वह 82 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और लास्ट में जब हम देखें कि जब हम सीलिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट की तो उस टाइम टेम्परेचर जो है 74 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और लास्ट में आता है कूलिंग टेम्परेचर, यानी जो हमने डिब्बाबंदी कर ली है तो उसके तुरंत बाद हम प्रोडक्ट को 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करेंगे ताकि उसके अंदर बर्निंग ना हो। तो इस टेम्परेचर सीक्वेंस को आप ज़रूर याद रखना, यह आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती है। अब हम यहाँ पर कुछ छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि काम में लिए जाते हैं फूड प्रिजर्वेशन में उनको देखेंगे। इसमें आता है हैंड रिफ्रैक्टोमीटर। हैंड रिफ्रैक्टोमीटर जो है टोटल रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल पर काम करता है। इसी तरह जो फ्रूट की फर्मनेस है उसको मेज़र कर सकते हैं पेपियोमीटर के द्वारा। तो फ्रेंड्स, प्रिजर्वेशन में आपने लाई पीलिंग नाम सुना होगा। तो लाई पीलिंग इज़ नथिंग। लाई पीलिंग में क्या होता है कि जो हमारे पास फ्रूट या वेजिटेबल्स होते हैं उनके जो छिलके होते हैं उनको हम केमिकल्स के द्वारा उतारते हैं। तो जैसे पोटैटो और पीच है, इसमें 1 से 2% NaOH को 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक डिप किया जाता है और इसके द्वारा इनके छिलके उतर जाते हैं। इसी तरह आपने प्रिजर्वेशन में एंजाइमेटिक ब्राउनिंग या मेलार्ड रिएक्शन नाम सुना होगा। तो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग जो है वह एंजाइम्स के द्वारा होती है। तो यह कौन कौन सी तरह की हो सकती है, यह पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, फिनोलेज या पैक्टिक मिथाइल एस्टरेज के कारण हो सकती है। इसी तरह मेलार्ड रिएक्शन जो होती है वह एक नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है। तो यह भी कई बार आपसे पूछा गया है।
एक ये छोटा सा आपके सेंट्रल फूड लेबोरेटरी जो है वो कहाँ है, कलकत्ता में है। तो फ्रेंड्स जो फूड है उसके अंदर हम प्रिजर्वेशन में कलर का भी काम में लेते हैं, तो जो कलर की लिमिट है वो अप टू 200 ppm तक होनी चाहिए, इससे अधिक हम कलर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने प्रिजर्वेशन से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखा है। फ्रेंड्स होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम जो जैम जेली है या स्क्वायर सिरप है, क्रश कॉर्डियल है, इनके अंदर क्या मेजर डिफरेंस है इनको स्टडी करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।